ठीक है स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक नीति क्लासेस। तो डेली होमवर्क चल रहा है। होमवर्क सीरीज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया था। पेज नंबर 19 एनसीईआरटी सार संग्रह और रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन। तो बताइएगा आज रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 19 जो होमवर्क में दिया गया था, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के आइएगा और उसके बाद यहाँ ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक अंग है। भौतिक अंग में समझ रहे हैं, मतलब जो पार्ट्स। ठीक है। हृदय रोग जो है किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय रोग होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने का जो है वाहक कौन करता है? हीमोग्लोबिन। जहाज की गति की अभिव्यक्ति किससे मापी जाती है? नॉट से। ठीक है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति किससे मापी जाती है? नॉट से। देगा एलिसा टेस्ट जो होता है किस रोग के परीक्षण के लिए क्या जाता है? एड्स रोग के लिए। ठीक है। और एड्स का बताइएगा हम फुल फॉर्म, क्योंकि हम एड्स का जब फुल फॉर्म क्लास 8 में थे तब विज्ञान दिवस चल रहा था हल्सी का कोई क्यूज में, जिसमें 50 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें 49 क्वेश्चन याद कर लिए थे। और एड्स क्यों नहीं याद किए थे? क्योंकि उसका टाइम जो है ज़्यादा लंबा था और टाइम कम था, इसलिए एड्स को छोड़कर बाकी 49 क्वेश्चन याद किए थे। और जो यही क्वेश्चन पूछा गया जिससे हम क्यूज से बाहर हो गए थे और जो है प्राइज भी छूट गया था। तो बताइएगा एड्स का फुल फॉर्म, उसी टाइम से अभी तक एड्स हमको याद है। तो एड्स का फुल फॉर्म बताइए, एड्स का फुल फॉर्म। एड्स का फुल फॉर्म होगा इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, एमिनो एफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। और बताइएगा एक अश्वशक्ति बराबर होता है कितना? ठीक है। एड्स का इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अश्वशक्ति को जो है क्या बोलते हैं? HP, हॉर्स पावर। ठीक है। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है? 46%। डीएनए किससे संबंधित है? गुणसूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। जो है डॉक्स DOS का विस्तृत यानी फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो बताइएगा डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भूपट्टी में जो है दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु, मतलब जो है भूपट्टी में लोहा। ठीक है। और पहला कौन सा है? एल्युमिनियम। ठीक है। एक आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। कंप्यूटर में जो रैम है वह क्या कहलाता है? उसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसे जो क्या कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम को क्या कहते हैं कंप्यूटर में? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बताइएगा www.rediff.com क्या है? एक वेबसाइट है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा जो है प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है। समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। बताएगा sarma@yahoo.com क्या है? ईमेल एड्रेस है। ठीक है। बताएगा संतुलित भोजन में क्या पाया जाता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। मतलब बढ़िया आहार में जो है उसमें पोषण पाया जाता है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। बताइएगा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में किसकी सांकेतिक होती है? प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। हीरा जो है किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है। और हीरा जो है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल भी कहते हैं। ठीक है। शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। बताइए प्रयोगशाला के जो उपकरणों बनाने के लिए कांच का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कांच रहता है? पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का जो है उपयोग प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है। बताइएगा घर्षण रोधी बेरिंग क्या है? ये होता है प्रथम स्थिति घर्षण, पद स्थल बेरिंग। ठीक है। बताइएगा पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन जो है डैश क्या होता है? कम दक्ष होता है। ठीक है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित जो है किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु क्रमांक द्वारा। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु क्रमांक द्वारा। बताइएगा
किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने। क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लैंक। बताइएगा ध्वनि तरंगे जो है कहाँ यात्री नहीं कर सकती है? निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे यात्री नहीं कर सकती है। बताइएगा सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसके लिए? उच्च दाब सरण एवं निम्न निस्सारण। नहीं, दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए। ठीक है। बताइएगा बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ठीक है। बताइएगा प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग कहाँ होता है? उच्च दाबावस्था और निष्प्राशन में। ठीक है। भाप का अतितापन क्या कहा जाता है? कैलोरी। अचर दाब पर। भाप का अतितापन क्या कहा जाता है? तो अचर दाब पर। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कहाँ होती है? कितनी होती है? हाँ, कितनी होती है या कहाँ होती है? सॉरी, कितनी होती है तो अनंत पर होती है। ठीक है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत। बताइएगा दिया सलाई के शीर्ष में जो है क्या पाया जाता है? लाल फास्फोरस। बताइएगा कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः जो है क्या पाया जाता है? समन्वय बंधकता। ठीक है। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः क्या पाया जाता है? समन्वय बंधकता। बताइएगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। एक और धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है कौन सा है? ग्रेफाइट। एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। बताइएगा कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? H2। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रेड वस्तुओं बनाई जाती है किसका? कॉपर का। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में एक जो है क्या होता है? तो पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ठीक है। ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करता है? किस प्रभाव पर काम करता है? ताप वैद्युत युग्म जो है किस पर कार्य करते हैं? तो थॉमसन प्रभाव पर। ठीक है। फिर से सुनिए, ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? थॉमसन प्रभाव पर। बताइएगा क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक कहाँ होता है? दोनों सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर। दोनों सिरों पर या ध्रुवों पर। ठीक है। बताइएगा अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर में जो उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर में क्या उपयोग करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन। अधिकतर जो है नाभिकीय रिएक्टर में क्या उपयोग करते हैं? नाभिकीय विखंडन। बताइएगा स्थैतिक घर्षण किस पे होता है? स्थैतिक घर्षण किस पे होता है? तो दो सतहों के बीच एक संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। दो सतहों के बीच एक संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। देगा मैनोमीटर जो है किसे मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? पौधों के मूल दाव एवं गैसों का दाव। ठीक है। पौधे को मूल दाव एवं गैसों का दाव। बताइएगा चिमटा जो होता है सामान्यतः किससे बना होता है? माध्यम मीडियम कार्बन स्टील का। ठीक है। और रेल की पटरी जो है किससे बना होता है? लोहे का। और उसमें जो है सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। इसमें मीडियम कार्बन स्टील मिलाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। लोहा नहीं रहता है, वो लोहे रहता है, लेकिन उसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलाया जाता है। बताइएगा स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाली कुचालक वस्तु क्या कहलाता है? पॉलीसिलीन। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये सब बताइएगा। पहले आप चुप रहिए, बताइए था प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ये सब जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन बता देते हैं। बताइएगा प्रोटॉन का खोज पर गौर होना चाहिए। बताइएगा रेड जॉन, रेनॉन और गोल्डस्टीन। ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन पे ये सब जो है डायरेक्ट हिट कीजिए ये सब क्वेश्चन। ठीक है। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT। आदर्श गैस का स्थिति का समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। बताइएगा टरबाइन के लिए प्रयुक्त जो है बेरिंग किस टाइप का होता है? तो नीडल बेरिंग। कास्ट आयरन जो है क्या है? तो आसानी से वेल्डिंग होने वाला जो है यह आयरन है। कास्ट आयरन क्या है? आसानी से वेल्डिंग होने वाला आयरन। ठीक है। बताइएगा कौन सी जांच जो है एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है। अब बताइएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये बताइए आप। हाँ, लखनऊ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अनुसंधान से जो है
लगभग 20-40 अनुसंधान होगा, एक बार सब याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, मानव शरीर में उरस्थि कहाँ पाया जाता है? जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? केचुआ। ठीक है, इसे किसान मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। पृथ्वी की कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्यमान के रूप में। ठीक है, पृथ्वी की कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्यमान के रूप में। बताइएगा, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का पारा स्तर क्या होता है? अचानक गिर जाता है, कम होने लगता है। आंधी और तूफान आने से पूर्व जो है बैरोमीटर अचानक गिरता है। ठीक है, बताइएगा, वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। वायुमंडल के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। बताइए, परम 1000 क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ों में। पायरिया जो है किस कहाँ लगता है? तो दांत और मसूड़ों में। बताइएगा, जस्ते से लेपित लोहा को क्या कहते हैं? जस्तेदार लोहा। जस्ते से लेपित लोहा को क्या कहेंगे? जस्तेदार लोहा। और ये क्यों चढ़ाया जाता है? जंग नहीं लगने के लिए। ठीक है, बताएगा, एसिटिलीन का जो है IUPAC नाम क्या है? इथाइन। ठीक है, लूनर कास्टिक किसका है? इसके सिल्वर का। तो इसमें जो है होमवर्क पेज नंबर 20 कर दिया जाएगा। ठीक है, और रेलवे सम्मान अध्ययन से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि 19 पेज नंबर दिया गया था। याद कीजिए आप लोग, लगता है आप लोग याद नहीं करते हैं, तब तो नहीं बताते हैं। सिर्फ सब चीज़ पढ़ने से होगा। ये भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, बस 3 चीज़ पढ़ रहा है, समझे? सब चीज़ ही पढ़ने से होगा, मतलब ऐसा ना, एक बार कम से कम पढ़िए, याद हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बताइएगा, टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा है। बताइएगा, वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 280 में किया गया है। ठीक है, बताइएगा, वित्त आयोग का गठन जो है भारत का, सुनिए, वित्त आयोग का गठन जो है, हाँ ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए। उसका आवश्यकता अनुसार 5 साल पहले भी कर सकता है। ठीक है, बताइएगा, वित्त आयोग एक ऐसा जो है निकाय है, संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। ठीक है, संवैधानिक मतलब जिसमें संविधान में चर्चा होगी उसे संवैधानिक निकाय कहेंगे, और जिसमें संविधान में चर्चा नहीं होगी उसे गैर संवैधानिक निकाय कहेंगे। ठीक है, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय आप लोग समझ गए? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो है वित्त आयोग जो है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य है या नहीं? नहीं होती है। ठीक है, सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। ठीक है, वित्त आयोग में जो है किसके द्वारा अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों की नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बताइएगा, वित्त आयोग की जो है अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो कि सभी मामलों में, सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव रहेगा। ठीक है, वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन बनेगा? जो कि सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जज के बराबर नहीं रह नहीं सकता है, जज के बराबर योग्यता रखता हो, नहीं रह नहीं सकता है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर जितना है उसके पास, मतलब योग्यता, उतना योग्यता तुम्हारे पास भी रहना चाहिए। तो उच्च न्यायालय का योग्यता अलग हो गया, जैसे तुम 12 पास है तो तुम्हारा इतना योग्यता मेरे पास भी रहना चाहिए, हम भी 12 पास होंगे, जितना डिग्री हमारे, हाँ वही हुआ योग्यता। ठीक है, बताइएगा, जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, या कौन निर्धारित करेगा? नहीं, संसद निर्धारित। योग्यता बोल रहा है, वित्त आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करेगा कौन? संसद। बताइएगा, वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीचों का जो हिस्सेदारी तय, करों का वितरण तय करने वाले हिस्सेदारी तय करता है। जो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच करों का वितरण, हिस्सेदारी तय करना। मतलब कितना राज्य सरकार के पास जाएगा और कितना केंद्र सरकार के पास टैक्स जाएगा, वह वितरण कौन करेगा? वित्त आयोग। ठीक है, बताइएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु कौन करता है? वित्त आयोग करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कौन किया था?
केसी केसी नियोगी, ठीक। ये अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और ये प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951। और प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इसका जो है शासन का 52 से 57 था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत में जो है वर्तमान कितने क्रम का जो है वित्त आयोग है? 15वां। नहीं, 16वें क्रम का। अच्छा, हाँ। अभी इसमें दिया हुआ है 15वां। 16वें क्रम का है कौन है ये भी बता देते हैं, अरविंद पनगरिया, ठीक है। अरविंद पनगरिया तो सचिव है किसका? हाँ हाँ, आप GST का बोला था एक बार, हाँ एक बार बना दे सचिव। लेकिन वर्तमान समय में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगरिया 16वें क्रम का। देख लीजिएगा आप लोग जाके, हमें अपडेट था मेरे पास, दिमाग में सेट था, हम बता दिए, ठीक है। इससे पहले NK सिंह होगा, जो कि 23 दिसंबर 2023 को जो है अरविंद पनगरिया बना था। अरविंद पनगरिया की बात कर रहे हैं, 23 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बना, ठीक है। लगभग कंफर्म डेट नहीं है, 23 दिसंबर होगा, लेकिन वर्तमान में शासन काल है उसका हटा के फिर बना सकता है। नहीं, जिसका शासन काल नहीं इसका है, शासन काल था NK सिंह का 2025 तक। 2025 तक की अवधि था। अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है अगले 5 साल के लिए किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान समय में अरविंद पनगरिया, क्या प्रोसेस इसका जो हमको नहीं पता। तो गठन किया होगा, उसको बाद लागू किया जाएगा 2025 से बाद। नहीं, अभी वर्तमान समय में, वो तो 2025 के बाद होगा, ऐसा थोड़ी है। अभी वर्तमान समय में सर्च कर लेना, अरविंद पनगरिया ही होगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 12वें को नहीं, इसमें भी 14वें दिया हुआ है, 15वें दिया हुआ है। 12वें हुआ था राजीव गांधी के, ऐसे है कि मोरारजी देसाई। नहीं, तब कंफर्म पता है तभी बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। हाँ, कंफर्म लेकिन है। नहीं, जब 12वीं वित्त आयोग का जो है कंफर्म पता है तब बोलिए, नहीं तो फिर देख के बोलना पड़ेगा। ज़्यादा लाइट कम कीजिए। अंधेला हो। लाइट में बार दें। हाँ, वो लगा रही है ना। वो लगा रही है। यही वाला तरिया लाख ने उसमें लटका देना। ठीक है, तो कौन सी वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे थे? ठीक, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? NK सिंह। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, ठीक है। बताइएगा 15वें वित्त आयोग की जो गठन की मंजूरी कब मिला? 22 नवंबर 2017 को, और इसके जो है NK सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। बताइएगा 15वें आयोग के सदस्य जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो अनूप सिंह के द्वारा जो है 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए थे। बताइएगा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल तक 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। लेकिन इसमें दिया हुआ है 2020 से 25 तक की अवधि होगी, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है अरविंद पनगरिया है, ये हम कन्फर्म है। बताइएगा राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य वित्त आयोग का बोल रहे हैं 243 के आई, 243 के आई होगा। ABCD, हाँ ABCD से लेकर आई, मतलब वहाँ जो है G तक गया, G के I J ऐसे करके है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया। बताइएगा नीति आयोग है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। बताइएगा नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम, हाँ नीति का, हाँ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। पूर्ण रूप से नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब बताइएगा नीति का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंस्टीट्यूट ना, इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म सुनिए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ठीक है। इंस्टीट्यूशन होगा। देखो भाई हम यहाँ पर ON इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन हमको इंग्लिश पढ़ने में आता है, इसका मतलब तो है गलत पढ़ रहा है क्या? नहीं सही ठीक है, बताए। हाँ, इंस्टीट्यूशन। अरे बार बार आपको बोलने इंस्टीट्यूशन अथी हो रहा है, लेकिन ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, बताइएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हम भी जो है इंग्लिश मीडियम में कुछ दिन पढ़े गलत बता रहे 1 से 5 तक। उसके बाद हम सरकारी स्कूल में नाम लिखवाए थे। ठीक है, तो बताइएगा नीति आयोग जो है भारत सरकार का क्या है? तो थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। क्या होता है? मतलब विचार दे सकता है विचार। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। और टैंक मीन्स क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन थिंक टैंक हम पर नीति आयोग का भारत सरकार का थिंक टैंक है। सोचने का एक न किसी पर मुद्दा हो। ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग की तरह नीति आयोग जो है योजना आयोग की तरह कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता। योजना आयोग पहले ये आवंटन करता था। वित्तीय आवंटन समझ रहे हैं? मतलब पिछला जो वित्तीय आवंटन मतलब होता है कोई फंड जारी करता था, वो बांटता था। और नीति आयोग का ऐसा योजना नहीं है। ठीक है, बताइए। ये वित्तीय आवंटन का फंड नहीं जारी करता, मतलब और वो जो है योजना आयोग वित्तीय आवंटन का फंड, वित्तीय आवंटन में फंड जारी करना। वित्त मतलब समझ रहे हैं, पैसा उसा का मामला है। ठीक है, तो वही नीति आयोग का जो है प्राथमिक कार्य क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार की सलाह देना, ताकि सरकार की ऐसा योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो, सार्वजनिक हो, लोगों के हित में हो। बताइएगा आयोग के लिए कौन सा उद्देश्य रखा गया? तो 13वें सूत्रीय उद्देश्य रखा गया आयोग के लिए। नीति आयोग के लिए कौन सा उद्देश्य रखा गया? 13वें सूत्रीय आयोग का उद्देश्य। ठीक है, बताइएगा नीति आयोग के संरचना में कौन कौन जो है सदस्य होते हैं? इसमें होता है अध्यक्ष होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित पहले 3 याद रखिएगा। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO। पहले 3 याद रखिएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO। ठीक है, उसके बाद पूर्णकालीन सदस्य और पदेन सदस्य और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य। जो आमंत्रित किए हुए सदस्य, आमंत्रित सदस्य समझते हैं, जिसे बड़े बड़े लोग को आमंत्रित किया जाता है, उसे कहते हैं आमंत्रित सदस्य। जिसको इनवाइट किया। हाँ, उसे आमंत्रित सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, शासी परिषद सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। ठीक है, बताइएगा पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जिन्हें जो है किस मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है? राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है। बताइए पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो और ये पदेन सदस्य जो है किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। बताइएगा शासी परिषद जो है भारत में सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। शासी परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के संपूर्ण प्रधानमंत्री नहीं, भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल। ठीक है, बताइएगा विशेष आमंत्रित सदस्य में जो है कौन कौन शामिल होते हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों में जो है विशेषज्ञ, मतलब जैसे हो गया वैज्ञानिक हो गया, 8 क्लास संपूर्ण हो गया, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें किसके द्वारा नामित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? जो वर्तमान में PM रहेंगे वही। तो वर्तमान में PM नरेंद्र मोदी है, तो वही होंगे। ठीक है, और बताइएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नहीं, प्रधानमंत्री ही करता है। उपाध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को जो है किस मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का। बताइएगा CEO जो है भारत सरकार के किस स्तर की अधिकारी होता है? सचिव। CEO जो है सचिव स्तर की अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो सचिव की CEO की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। और ये निश्चित काल के लिए किया जाता है, जितना मतलब कार्यकाल हो। बताइए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पिंगल। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष पूछ रहे हैं। और ये 2015 में नीति आयोग का जब निर्माण हुआ था, तो उसी टाइम जब 2014 में बन गए थे मोदी जी, तो उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो वही रहेंगे। क्वेश्चन है ना, हमेशा रह जाएगा, पूछेगा तब बता देगा। नीति आयोग का बताइएगा, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अरविंद पिंगल। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और अध्यक्ष
नरेंद्र मोदी। कंफ्यूज हो रहा है तुम। उपाध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनघड़िया। और अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, दास लगाना जरूरी है, सीधा याद रखना। बताइएगा, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? श्री सिंधु खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किसके ऊपर होता है? ये राज्य और केंद्र के ऊपर। ठीक है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। ठीक है, योजना को जो है योजनाओं को अंतिम स्वीकृति का अनुमोदन कौन करता है? NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताइएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगला टॉपिक है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसे जो है रट जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिक्स है कि आएगा। और हर एग्जाम में, शायद GD में इस बार पूछा गया होगा यहाँ से, GST से। बताइएगा, विश्व में जो है GST सर्वप्रथम किस देश लागू किया था? फ्रांस। और कब किया था? 1954। भारत में GST जो है कब लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को। हाँ, 1 जुलाई 2017 को। GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। बताइएगा, भारत में जो GST है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर। GST का जो फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST का फुल फॉर्म क्या होगा? और इसे हिंदी में कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक से, वस्तु एवं सेवा कर। बताइएगा, GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन करके जो है बिल संसद में लाया था? 122वां संविधान संशोधन करके बिल लाया था, 2016 में लाया गया था। ठीक है, GST जो है विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? 336। विपक्ष में 11। और पक्ष विपक्ष आप लोग समझते हैं ना? ठीक है, तो GST में जो है कुल कितने पक्ष में कितने वोट? 336 और विपक्ष में 11 वोट। और लोकसभा द्वारा जो है GST बिल को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल को कब लागू किया गया? पहले लोकसभा बताइए। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, जब दोनों सदस्य द्वारा पारित हो जाता है तब लास्ट में अंतिम में अनुमति राष्ट्रपति का लिया जाता है। कोई भी बिल पारित करने के लिए पहले लोकसभा में चर्चा होगा, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब दोनों जगह पारित हो जाएगा उसके बाद लास्ट में जो है राष्ट्रपति अनुमति करेगा, तब वह लागू हो जाएगा। या राष्ट्रपति का अगर मन रहेगा कि फिर पूर्व जो है लौटा भी सकता है, या वीटो, पॉकेट वीटो जो है अभी यूज नहीं कर सकता है। पहले पॉकेट वीटो का यूज किया जाता था, रख लेता था अपने पास, रिटर्न ही नहीं करता था, फिर से बिल लाइए, फिर से पारित कीजिए, इस तरह होता था। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला ज्ञानी जैल सिंह। और ये जो है डाक आया था, डाक बिल पर वो जो है पॉकेट वीटो का यूज किए थे ज्ञानी जैल सिंह। तो बोलेगा कौन से राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? और ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी के हिसाब से। बताइएगा, तो लोकसभा में GST बिल का पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। बताइए, GST बिल पर जो है राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब अंतिम रूप से कब प्रदान कर दी? 8 सितंबर 2016 को। और बताइएगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत GST लागू कर दिया है? 101 GST। 101 रुपया करके 101 रुपया कहीं देते हैं, उसी तरह मैं मतलब 101 रुपया कहीं देते हैं, उसी तरह याद रखिएगा। GST पैसा से संबंधित है तो सीधा 101 रुपया देते हैं, इस तरह से याद रखना है। तो GST संविधान संशोधन जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 101वां संविधान संशोधन कब आया था? 2016 में, और GST लागू कर दिया गया। बताइएगा, GST जो है कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? विजय केलकर समिति द्वारा। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। ठीक है, गुप्ता याद रखना है, असीम दास गुप्ता। बताइएगा, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन। बताइएगा, GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य? असम था 12 अगस्त 2016। ठीक है, तो GST ये क्वेश्चन आता है, GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला पहला राज्य? असम। बताइएगा, GST के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष
कर तीन आते हैं। तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी नंबर, बड़ा बिजनेस कीजिएगा तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और जीएसटी भरना पड़ेगा सरकार को। 3 लाख से अभी अधिक अगर आपके पास पैसा या इनकम है तो आप जीएसटी भरिएगा। अभी वर्तमान में जो आया है 3 लाख तक पैसा जो है आप रख सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा इनकम है आपके पास तो जीएसटी भरिएगा। और जीएसटी नंबर कुल कितने अंक का होता है? 15। हाँ नहीं, जीएसटी अति पैसा के अनुसार लगाया जाता है। आपका कितना इनकम है पर मंथ भी भरता है, पर मंथ पर डे। आपका ज़्यादा इनकम है कितना, उस अनुसार लगाया जाता है। जितना पैसा आपके पास रहेगा उसके अनुसार जीएसटी लगेगा। ठीक है, बताइए जीएसटी के अंतर्गत जो निर्धारित की गई दरें कौन कौन कितने प्रकार की गई? पहले 4 प्रकार। कौन कौन? 5, 18 और 28। ठीक है, उसके बाद जीएसटी परिषद जो है जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। बताइएगा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? 279। ठीक है, हाँ 279 के तहत। ठीक है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 33। ठीक है, और जीएसटी को कुल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? जीएसटी। ठीक है, मतलब स्टेट जीएसटी, हाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार, एसजीएसटी राज्य सरकार, सीजीएसटी केंद्र सरकार और आईजीएसटी पूर्ण रूप है जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, और जीएसटी से बाहर रखा गया कौन कौन से मतलब सेवाओं को बाहर रखा गया? शराब, पेट्रोलियम और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं। शराब को भी बाहर रखा गया। अभी तो ले ये रहा जीएसटी। हाँ, इसमें भी तो ले ये रहा। किसमें ले रहा? शराब से में जीएसटी ले रहा? सब कुछ शराब में ले रहा, वस्तु में ले रहा, कौचुक में ले रहा जी। किसान पर तो नहीं लेने का। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी ले रहा है क्या? शिक्षा में भी ले रहा है। शिक्षा तो 18% जीएसटी ले रहा है। तो इसमें जो है, लेकिन इसके नहीं रखना चाहिए। ये ऐसा कहा गया है कि शराब, पेट्रोलियम और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी सब चीजें लिख दिया है। हाँ बाहर रखा गया। नहीं, सब चीज कहाँ लिखा है? शिक्षा, जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम किसान के लिए बहुत जरूरी है। किसान पर भी है, खान सर बताए। हाँ तो किसान में वही तो सब चीज पर ले रहा है। शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा और स्वास्थ्य। किस पर नहीं ले रहा है? पेट्रोलियम पर भी सब पर जीएसटी ले रहा है। तो इसमें जो है कहा गया है कि इस पे नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन ले रहा है सरकार। वो अपना वर्चस्व के कारण, ये जैसा उसका नीति है। सभी सरकार के अलग अलग संविधान बदल रहा है प्रधानमंत्री। हटाना है अभी और ले। ठीक है, हटाना है। यही सब के कारण तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि सरकार में जो है सत्ता आते जाती रहेगी। मतलब हम लोग को जो है अपने अनुसार देना है, किसको देना है तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को बोलने दिया जाएगा। जीएसटी चोरी करने वालों पर कितने वर्षों की कारावास की जाएगी? 5 वर्ष के लिए। और राज्यों की जीएसटी से होने वाला नुकसान कौन भरपाई करेगा? केंद्र सरकार। और 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश? 161वां देश। इससे पहले 160 देश में लागू था जीएसटी और 161वां देश भारत बना। तीनों पूछ दिए, वित्त आयोग, नीति आयोग और गुड्स एंड सर्विस है। अब एनसीईआरटी से पूछ देते हैं। और अगर बोलिएगा तो लुसेंट ऐड कर देंगे। अगर इतना याद करने में समर्थ है तब आगे लुसेंट बढ़ाया जाएगा। हाँ, वो घटा के लुसेंट कर दो तब अलग बात। नहीं घटाना नहीं, जो चालू हो गया ये दोनों बुक जो है प्रमाणिक बुक है और इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद खत्म हो जाना चाहिए। हाँ सही। जो है देखिएगा वैदिक ना हो पाएगा उसमें मैथ भी। वैदिक काल। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? वैदिक काल। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ,
ज्ञान। ज्ञान। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल भाई सार सगरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट, हम पढ़ रहे थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइएगा सर्वाधिक जो है प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेद कितने हैं? 4। बताइएगा वेद में जो है 8 शब्द किसको इंगित करता है? 8 शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त? 28 सूक्त। हाँ। और ऋचाएं 10,442 ऋचाएं, या कहीं 52 दे देता है, अपने अनुसार जो रहेगा। 10,452 ऋचाएं या 442 ऋचाएं याद रखिएगा। ठीक है, बताइएगा त्रयी जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3 वेदों के लिए, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बताइएगा यज्ञ जो है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? यज्ञ में मतलब जो विधि विधान होता है वो किस वेद से प्राप्त है? यजुर्वेद से। 4 वेद में से एक जादू टोने और वशीकरण किस वेद में बनना है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो कि जादू टोना और वशीकरण, मोह माया, ये सब इसमें बननी थे। बताइएगा उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ठीक है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। बताइएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। और 3रा मंडल किसके नाम? शिव देवता को, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है और विश्वामित्र द्वारा लिखित है। ठीक है, और 10वां मंडल में जो है किसका उल्लेख है? पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, बताइएगा अध्यात्म ज्ञान से संबंधित जो है नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। ठीक है, उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वो किस स्थान के शासक थे? तो केकयी स्थान से केकयी। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। मोक्ष प्राप्ति की, मोक्ष समझते हैं? हाँ, जीवन से मुक्ति पाना। ठीक है, मोक्ष उसी कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति जो है किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। बताइएगा वैदिक नदी जो है अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई? अस्कनी की पहचान चिनाब नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में? चिनाब की नदी में। बताइएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? मतलब वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। बताइएगा वैदिक काल में प्रयुक्त और प्रमुख शब्द। बताइएगा आधुनिक नाम अभी जो है और प्राचीन नाम उसका क्या था वैदिक काल में? देखिएगा गाय को प्राचीन वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अगन्या। राजा को क्या बोलते थे? गोप। राजा को क्या बोलते थे? गोप। अतिथि को क्या बोलते थे? अतिथि को बोलते थे गोहंता या गोहन। देखिए गाय का आधुनिक नाम जो है गाय है और प्राचीन नाम वैदिक सभ्यता में क्या था? अगन्या। राजा अभी जो वर्तमान समय में और उस टाइम क्या था? गोप। अतिथि को उस टाइम क्या बोलते थे? गोहन या गोहंता। ठीक है, और धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत। गोमत क्या कर, धनी व्यक्ति को गोमत। और युद्ध जो है प्राचीन वैदिक सभ्यता में किस शब्द का प्रयोग किया गया था युद्ध के लिए? गविष्टि। गविष्ट या गेसु या गम। ठीक है, तो गविष्ट या युद्ध जो है आपको याद रखना है। युद्ध हो गया और गाय हो गया और धनी व्यक्ति हो गया। तो धनी व्यक्ति गोमत, गाय अगन्या, राजा को गोपा और धनी व्यक्ति को गोमत और युद्ध को गविष्टि। ठीक है, और पुत्री को दुहिता। ये याद रखना होगा, समझे ना। अनाज को धान्य। अनाज को क्या बोलते थे? धान्य। मरुस्थल को धन और उपजाऊ भूमि को उर्वरा। उपजाऊ भूमि को, ये सब तो ऐसे भी याद हो जाएगा। उपजाऊ भूमि को उर्वरा। और पशु चारण योग भूमि के लिए मतलब पशु की चारा जहाँ चराने जाते थे उसके लिए खिल का शब्द का प्रयोग हुआ। और हल से बनी नालियां को सीता। ठीक है, बताइए कौन सा ऋग्वेद पर आधारित जो है संगीतमय ऋचाओं का संकलन? सामवेद। ठीक है, इसमें जो है स से संगीत और सो से सामवेद, इस तरह याद रखना। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त हुआ? वर्ण व्यवस्था अभी हाल ही में अभी बोल रहे थे किस वेद से प्राप्त हुआ? वर्ण व्यवस्था की चर्चा
ऋग्वेद। ऋग्वेद के कितने मंडल? 10वें मंडल। ठीक है, बताइएगा पूर्व वैदिक काल जो है किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्था का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति। वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। बताइएगा ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आभूषण के लिए होता था। निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? आभूषण के लिए। और प्रावर्तिक काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए। तो बताइए निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए और प्रावर्तिक काल में उसका प्रयोग किसके लिए? सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, बताइएगा शतपथ ब्राह्मण जो है वेदों के बाद जो है वेदों के बाद आने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, वेदों के बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ, वेदों के बाद आने वाला ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण अरण्य ऐसे करके नहीं, वेद अलग है, शतपथ ब्राह्मण अलग है, उपनिषद अलग है। तो एक ब्राह्मण में पाया जाएगा क्या? शतपथ। शतपथ ब्राह्मण अलग है, ये ब्राह्मण में नहीं पाया जाएगा। तुम 10वां वो वेद क्षत्रिय शुद्ध वाला बात कर रहा है कि तो ये अलग है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये जैसे वेद है ना 4, उसी तरह शतपथ ब्राह्मण अलग है। ठीक है, बताइएगा वेद और ब्राह्मण जो है और सूक्त, मतलब ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? सूक्त ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त? अभी खुद दे बोले थे मंडल 10, सूक्त 1028 है, ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ। ठीक है, और जो है ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्री। ठीक है, और यजुर्वेद जो है यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अधर्व्यू। ठीक है, और सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्त। ठीक है, और अर्थवेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म। ठीक है, और तो इस लुसेंट ट्री में तीनों को दिया गया, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू, और सामवेद पढ़ने वाले को उदात्त। लेकिन अर्थवेद पढ़ने वाले को इसमें दिया हुआ है ब्रह्म। ज्ञानी किसको कहा गया? हाँ, ज्ञानी जो है वेदों के शाब्दिक अर्थ ज्ञान हुआ। वेदों का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान है, मतलब वेद को ज्ञान भी कहा। हाँ, बताइएगा अर्थवेद जो है किस ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं? तो गोपथ के अंतर्गत आते हैं। और ऋग्वेद कौशिकी एतरय के अंतर्गत। ऋग्वेद जो है कौशिकी अंतर्गत, और यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ के अंतर्गत, और सामवेद पंचवीस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सामवेद में कुल 1875 मंत्र का जो है प्रयोग किया गया, और अथर्ववेद में 6000 मंत्र का, मतलब 6000 मंत्र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब तो इसमें कुछ है नहीं। उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद तो आयुर्वेद या प्रजापति, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिसे विश्वामित्र कहते हैं, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। पारसियों के ग्रंथ जिंदावेस्ता जिसमें अहुर मजदा का वर्णन मिलता है। तो पारसियों का जो ग्रंथ है उसमें जिंदावेस्ता अहुर मजदा का वर्णन मिलता है। ठीक है, पारसियों का ग्रंथ कौन सा है? तो जिंदावेस्ता। और इसमें असुरों का वह असुरों का देवता है, जो अहुर मजदा है वह असुरों का देवता है, और पारसियों का ग्रंथ कौन सा है? जिंदावेस्ता। तो आज के लिए इतना ही। वैदिक काल का फिर अगला जो है टॉपिक चलेगा, इसी का टॉपिक रहेगा वैदिक काल का ही। अगला पेज जो है पेज नंबर 9 दिया जाएगा इसमें। उम्र लाइए करंट अफेयर्स पूछ देते हैं। कौन कौन? आज हम चैप्टर 1 दूसरा पढ़ लिए। कौन सा निकाल? 19 तो था नहीं, सार संग्राम दूसरा पढ़ लिए। होमवर्क तो डाला अगला पिछले पढ़ लिए। कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो गया। वो दोनों सही पढ़े। तब फिर कल पढ़े थे तो नहीं लग रहा था कि पढ़ा जैसा। और नहीं, इसका और पीछे पढ़ता। कोई बात नहीं, बता है, कोई दिक्कत ना है, कहीं से पढ़े अथी वो भी काम ही करेगा। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पर किसे नियुक्त किया गया? तो मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, ठीक है, और इससे पहले जो है रूस के जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए कौन है? व्लादिमीर पुतिन। लगभग वो 5वीं बार इस बार जो है बने, 5वीं बार राष्ट्रपति। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस बार जो है 5वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं, 5वीं बार।
हाँ, तो भारत में ना वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जैसे यहाँ वर्चस्व है, वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, वहाँ रूस का जो है राष्ट्रपति होता है वास्तविक प्रधान, ठीक है। देखिए हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमेथ का प्रारंभ कहाँ हुआ? नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, जापान। आइसलैंड में। और कार्बन कैप्चर प्लांट समझ रहे हैं, मतलब जितना भी वायुमंडल में CO2 है उसको कैप्चर करके भूमिगत किया जाएगा, जिससे जो है इन्वायरमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमेथ कहाँ प्रारंभ किया गया? आइसलैंड। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और UAE, चीन। UAE, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात को ही UAE कहते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम, ठीक है। राजधानी और मुद्रा SI का जो है प्रमुख टॉपिक है, आ ही जाता है क्वेश्चन, मुद्रा आ जाता है। इस बार भी आया था मुद्रा, हाँ PT में, ठीक है। बताइएगा भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? मेघालय में, ठीक है। और ये बताइएगा प्रमुख अभ्यास जो है शक्ति के कौन 2 देशों के मध्य होता है? कौन कौन सा जो 2 देश के मध्य होता है शक्ति अभ्यास? भारत और फ्रांस के मध्य। अब गरुड़ शक्ति देखिए, जब जैसे भारत हो गया और नेपाल हो गया, इन 2 देशों का सैनिक जो है आपस में सेना अभ्यास करता है। जैसे सूर्य किरण सेना अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल। ध्यान से सुनिए, सूर्य किरण भारत और नेपाल। पहले आप समझ रहे हैं कि सेना अभ्यास को जो है कहा जाता है अभ्यास। जैसे फ्रांस का इस बार जो है फ्रांस का सेना और भारत का सेना दोनों मिलकर शक्ति अभ्यास किया। कहाँ पे? तो मेघालय में। अपने अपने आर्मी को और नेवी सेना अभ्यास भी होता है, एयरफोर्स का भी अभ्यास होता है। बताइएगा एक था अभ्यास कौन 2 देशों का मध्य होता है? एक था अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य, और एक्यूबेरिन भारत और मालदीव, और 2 जो है सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। तो अभ्यास याद करना पड़ेगा, ये जो है हाँ क्वेश्चन आता है अभ्यास से। और करेंट अफेयर्स का जो है टॉपिक है अभ्यास, युद्धाभ्यास। वज्र प्रहार किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और USA। भारत पाकिस्तान के बीच कोई नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच संबंध ही अच्छा नहीं है, तो अभ्यास क्यों होगा? हो सकता है युद्ध। युद्ध अभ्यास में समझ रहे हैं, अपने सैनिक को जो है प्रशिक्षण देता है। जैसे फ्रांस का सैनिक है यहाँ आया और यहाँ पे दोनों एक दूसरे, जिससे संबंध अच्छा रहेगा उसी से ना अभ्यास करेंगे। और हाँ इजराइल में चल रहा है, तो अगर अभ्यास को जैसे सैनिक को अभ्यास दिया जाएगा तभी तो वहाँ जाके युद्ध करेगा, अच्छा से करेगा, और ऐसे पता भी रहेगा कि कैसे कैसे किया जाता है। बताइएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? 25 मई, ठीक है। 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन आ रहा है तुम्हारा? अच्छा बताइएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ की गई है? अब बताइए, ऑप्शन देते हैं, थिम्पू, लद्दाख, सिक्किम, गेलेफू। तो लद्दाख में किया गया। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? लद्दाख। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो CPGRAMS, इसे जो है स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। और 8वां क्वेश्चन पढ़िएगा, सुनिएगा। हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? भारत में जो है बहुजनसंख्यक जानते हैं क्या होता है? अल्पसंख्यक जानते हैं क्या होता है? जो कम, जैसे कम उसका मेजोरिटी रहता है। जनसंख्या नियंत्रण? हाँ नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं, मेजोरिटी जिसका कम है। जैसे भारत में बहुलता हिंदू धर्म का अधिक बहुलता है और मुस्लिम का कम है, जैन कम है, पारसी कम है। तो इसमें जो है जैसे हिंदू में गिरावट आई है जनसंख्या में, मतलब जो अधिक है बहुलता है उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है, और जो अल्पसंख्यक है उसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाँ वही कह रहा है। दक्षिण एशिया में जो है म्यांमार के बाद, पहले म्यांमार 1 नंबर पे म्यांमार है, मतलब वहाँ की बहुलता जनसंख्या जो है म्यांमार का, वहाँ गिरावट आई है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है, जैसे हिंदू की जनसंख्या में गिरावट आई है।
1950 में कितना 83 पॉइंट कुछ था और इधर 2015 में 73 की 74 हो गया, 74%। यानी दूसरा अथी बन गया। दूसरा मतलब कमा जनसंख्या। हाँ बताइएगा, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधारिक प्रायोजक कौन बना? तो नंदनी, कोका कोला, अमूल, SBI। अमूल, अमूल जानते हैं, जैसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं जो यहाँ छपता है, जर्सी पे छपता है, उसी को स्पॉन्सर कहते हैं। मतलब अमूल जो है श्रीलंका का जो टीम खेलेगा अभी इस बार वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में, उसका जो है अमूल जो है अपना देश का अमूल है, वही यहाँ पे छपेगा। ठीक है। हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल। भारत, भूटान, नेपाल, चीन। तो नेपाल। या माताओं को मतलब माँ को सम्मान देने वाला यह उत्सव मनाया जाता है नेपाल में, और यह उत्सव बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस समय उस बुध पूर्णिमा हाँ? बैसाखी पूर्णिमा नहीं, सॉरी, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अभी पूर्णिमा आएगा शायद, याद या कल में पूर्णिमा पता नहीं है, लेकिन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका नेपाल होगा। तो 10 क्वेश्चन पूरा हुआ और आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है किसके साथ हो रहा है? फिलिस्तीन के साथ।